हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 84, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। इसलिए रेगुलर बेसिस पर हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो को फॉलो करते रहिए और नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। 36 साल बाद अर्जेंटीना एक बार फिर बना फीफा वर्ल्ड चैंपियन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक कतार के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कराया गया और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला गया, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 के चैंपियन बन चुके हैं अर्जेंटीना। और फ्रेंड्स, अर्जेंटीना ने यह टाइटल अपने नाम 36 साल बाद किया है और तीसरी बार अर्जेंटीना ने यह टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने यह टाइटल 1986 में जीता था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं फीफा है क्या। फ्रेंड्स, फीफा इसका मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ले डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि एक फुटबॉल की एसोसिएशन है। ये फ्रेंच में यहां पर लिखा हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिलहाल हम एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, टूर्नामेंट के बारे में आगे बात करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 मई 1904 को हुई थी। नोट कर लीजिएगा, आई होप आपको दिखाई ना दे रहा हो। फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी और ये टूर्नामेंट हर 4 साल के अंदर आयोजित कराया जाता है। 1942 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है। इन 2 साल इसलिए आयोजन नहीं कराया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का दौर था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कौन कौन से साल नहीं कराया गया, तो आंसर हो जाएगा 1942 और 1940, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का दौर था। क्लियर है। लास्ट जो चैंपियन है वो अर्जेंटीना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। 2018 किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था, जो कि रसिया ने आयोजित कराया था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर? वो है हमारी ब्राजील, जिसने इस टाइटल को 5 बार अपने नाम किया है। क्लियर है, इतना याद रहेगा। अर्जेंटीना ने इस बार इस टाइटल को जीता है। तो अर्जेंटीना देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। किस कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है अर्जेंटीना कंट्री? साउथ अमेरिका अंदर पड़ता है। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीन पीसो इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस फिलहाल इसके प्रेसिडेंट है। पॉपुलेशन कितनी है? 4.58 करोड़ 2021 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इसकी फिलहाल पॉपुलेशन है। क्लियर है, इतना यहां तक समझ गए। इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन कराया गया, इसको होस्ट किसने करा? वो करा कतार, जो कि एक कंट्री है। कतार की कैपिटल क्या है? दोहा। दोहा के अंदर ल्यूजेन स्टेडियम के अंदर इस बार इस टाइटल का आयोजन कराया गया, इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। इस टूर्नामेंट में कौन कौन से अवार्ड दिए गए, मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर कौन कौन रहा, उसके बारे में जान लेते हैं। लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, उनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, क्योंकि जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है टूर्नामेंट के अंदर, उसको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के सबसे सक्सेसफुल और कैप्टन भी है। कुछ और देख लेते हैं फैक्ट्स। विनर अर्जेंटीना है। रनर अप कौन रहा? फ्रांस रहा। ठीक है, लास्ट में फ्रांस के साथ फाइनल मैच था। होस्ट कंट्री कौन सी है? कतार, मैंने आपको बता दिया। ल्यूजेन स्टेडियम में इस बार इसका आयोजन कराया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के प्लेयर है। गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया इस बार इस टूर्नामेंट में? काइलियन एम्बाप्पे को दिया गया, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। गोल्डन बूट अवार्ड उसको दिया जाता है जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है। इन्होंने लगभग 8 गोल करे हैं, सबसे ज्यादा गोल करे हैं इन्होंने। साथ ही गोल्डन ग्लव अवार्ड किसको दिया गया? एमी मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर है। गोल्डन ग्लव अवार्ड उसको दिया जाता है जो कि बेस्ट गोलकीपर होता है। यंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया? एंजो फर्नांडिस, जो कि अर्जेंटीना के। सबसे अधिक गोल किसने मारे?
काइलियन एम्बाप्पे, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं और जिसके लिए उनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। इन्होंने लगभग 8 गोल करे और लियोनेल मेसी ने लगभग पूरी टूर्नामेंट में 7 गोल करे। क्लियर है? सबसे बेस्ट जो प्लेयर रहा वो हमारे लियोनेल मेसी ही रहे, गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। अब एग्जाम में कई बार यह भी पूछा जाता है कि भाई नेक्स्ट जो टूर्नामेंट आयोजित होगी वो कौन से देश में होगी और किस साल होगी। देखिए नेक्स्ट जो टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित होगी और ऐसा पहली बार होगा कि 3 कंट्री इसको आयोजित कराएगी, होस्ट करेगी। जैसे कि यहां पर देखिए, इन 2026 द यूनाइटेड स्टेट विल होस्ट 60 मैचेस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट 60 मैच इसके होस्ट करेगा, इंक्लूड एवरी मैच फ्रॉम द क्वार्टर ऑनवर्ड, वाइल नाइबर कंट्री जो है कनाडा और साथ ही मैक्सिको, ये भी 10-10 मैच होस्ट करने वाली है। और ऐसा पहली बार होगा। द टूर्नामेंट विल बी द फर्स्ट होस्टेड बाय 3 नेशंस, यानी कि इस टूर्नामेंट को पहली बार 2026 में 3 नेशन होस्ट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। याद हो गया? ठीक है, इंपोर्टेंट है बहुत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, सरगम कौशल बनी मिसेस वर्ल्ड 2022। 21 साल बाद किसी भारतीय को मिला यह ताज। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के लास वेगास में मिसेस वर्ल्ड 2022 का आयोजन कराया गया। फाइनली इस ताज को अपने नाम किया है सरगम कौशल ने, और 21 साल बाद किसी भारतीय ने इस ताज को अपने नाम किया है, यानी कि यह ताज 21 साल बाद भारत में आया है, क्योंकि 2001 में भारत की अदिति गोवित्रिकर ने मिसेस वर्ल्ड का क्राउन जीता था। तो फाइनली 21 साल बाद ये ताज वापस भारत आया है। ठीक है, तो दोस्तों इस टूर्नामेंट में या फिर इस प्रतियोगिता में मिसेस वर्ल्ड 2022 में टोटल 63 देशों की प्रतियोगी ने भाग लिया था, जिसमें से फाइनली सरगम कौशल विजयी रही और उन्होंने इस ताज को अपने नाम किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मिस वर्ल्ड होता है और ये है हमारा मिसेस वर्ल्ड। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप खुद पता लगा लोगे, इजी सी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है। मिसेस वर्ल्ड विवाहित महिलाओं की एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। इसमें डिफरेंस इतना है कि यह विवाहित महिलाओं की एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जो कि मिस वर्ल्ड से इस टूर्नामेंट को या फिर इस प्रतियोगिता को डिफरेंट बनाती है। मैं टूर्नामेंट बोल रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। मिसेस वर्ल्ड की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1984 में हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। वर्ष 1984 से 1987 तक इस पेजेंट को मिसेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई ना, उसके 3 साल तक इसको मिसेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता था, लेकिन 1988 में इसका नाम बदलकर मिसेस वर्ल्ड कर दिया गया। इस ब्यूटी पेजेंट की स्थापना डेविड मार्मेल द्वारा की गई थी। ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें, इनको नोट कर लीजिएगा। और फाइनली सरगम कौशल ने इस ताज को अपने नाम किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था, फिर ये जो रहने वाली है वो जम्मू कश्मीर की है, लेकिन फिलहाल ये शिफ्ट हो चुकी है मुंबई के अंदर। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इनकी जो एज है वो 32 है और इनकी ऑब्वियसली बात है मैरिड है, तभी तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जो मिसेस वर्ल्ड है ये विवाहित महिलाओं के लिए ही होता है। नेक्स्ट है, केंद्र की मंजूरी मिली भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, हाल ही में न्यूज़पेपर न्यूज के ऊपर पूरा छाया हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की जो नेजल कोविड वैक्सीन है उसको बूस्टर डोज के तौर पर अनुमति दे दी है। मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। शुरुआती फेज में ये जो नेजल वैक्सीन है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल रहने वाली है और हाल ही में इसको कोविन ऐप के ऊपर भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तो ये बूस्टर डोज है और साथ ही एक नेजल वैक्सीन है, यानी कि यहां पर सुई लगाने की जरूरत नहीं है, इसको नाक के थ्रू लिया जाएगा। इससे पहले अगर आपने किसी भी दूसरी कंपनी की वैक्सीन ली हुई है, आपने कोवैक्सीन ले रखी है या फिर आपने कोविशील्ड ले रखी है, लेकिन बूस्टर डोज के तौर पर आप भारत बायोटेक की इस नेजल कोविड वैक्सीन को ले सकते हैं, इस नेजल कोविड वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं इस नेजल कोविड वैक्सीन को ले सकते हैं एज अ बूस्टर डोज। तो फाइनली इसको मंजूरी दे दी गई है। धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। शुरुआती फेज में इसको केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल कराया गया है, लेकिन कोविन ऐप के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। आपका स्लॉट इजीली मिल जाएंगे। क्लियर है? समझ गए? भारत बायोटेक की है ये नेजल कोविड वैक्सीन। नेजल क्या होता है? जिसको नाक के थ्रू लिया जाता है, यानी कि काफी इजी है। अब सुई का झंझट खत्म हो गया, आप नाक के थ्रू इसको
लगवा सकते हैं। क्लियर है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है इन्होंने फाइनली हरी झंडी दिखाई है। काफी टाइम से इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी इस नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने की। तो आप क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मनसुख मांडविया जी है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम करन। इनके बारे में आप जानते होंगे, इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हाल ही में इन्होंने करा था। तो फ्रेंड्स, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं सैम करन। आपको पता है हर साल जब आईपीएल नए सीजन का आयोजन होता है उससे पहले ऑक्शन होता है, यानी कि टीम जो है डिफरेंट वो नए खिलाड़ी को खरीदती है, उसको एक प्रॉपर अमाउंट देती है। 2008 से आईपीएल स्टार्ट हो रखा है, लेकिन तब से लेकर अब तक 2023 तक सबसे महंगे जो खिलाड़ी बन चुके हैं, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत लगी है, वो सैम करन बन चुके हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा, यानी कि 18.5 करोड़ में आईपीएल 2030 के लिए इन्होंने इनको खरीदा है। कौन सी टीम ने खरीदा है? पंजाब किंग्स ने। पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन है? शिखर धवन है। पहले कौन थे? मयंक अग्रवाल थे। मयंक अग्रवाल को इस बार किसने रिप्लेस कर दिया? शिखर धवन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 आईपीएल पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन है? शिखर धवन। एक और चीज है, आईपीएल के 16वें सीजन के लिए कोची में खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन आयोजित कराया गया। हाल ही में 16वां सीजन जो कि 2023 में होगा आईपीएल का, उसके लिए एक मिनी ऑक्शन, खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन आयोजित कराया गया कोची के अंदर। उसी में ये बोली लगी और सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल के। इनसे पहले दूसरे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ में खरीदा है। दूसरे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरून ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है। उसको कौन सी टीम ने खरीदा? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जो क्रिकेट लवर है वो तो इजीली आंसर लगा पाते हैं, लेकिन जो क्रिकेट में इतना अच्छे नहीं है, जो कि इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए थे? 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, एमएस धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिनको सीएसके चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए खरीदा गया था। 6 करोड़ में इनको खरीदा गया था। उस टाइम पर इनसे महंगे कोई खिलाड़ी नहीं थे। उसके बाद 2009 में कोई और खिलाड़ी आए इनसे महंगे, फिर गौतम गंभीर 2011 में, ठीक है, 11 करोड़ लगभग। उसके बाद युवराज सिंह आए, उनको 2 बार अलग अलग टीम के लिए खरीदा गया, जहां पर 16 करोड़, काफी महंगे खिलाड़ी वो भी साबित हुए थे। 2020 के भी आप देख सकते हैं, 21-22 के सर्च कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट है, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दोस्तों, अपने आप में बहुत ही यूनिक करंट इवेंट है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने नेक्स्ट लेवल ब्रांड प्रमोशन स्ट्रेटजी लगाने के लिए एक पब्लिक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं, तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में अक्सर ब्रांड और एम्बेसडर के बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कंट्रोवर्सी क्या थी एक बार उसको समझ लीजिए, क्योंकि भाई ब्रांड प्रमोशन स्ट्रेटजी कोई इनसे सीखे। हाल ही में फ्रेंड्स क्या हुआ, प्यूमा, जिसके बारे में आप जानते होंगे, शूज वगैरह बनाते हैं, फैशन में भी काम करता है, स्पोर्ट वगैरह के शूज वगैरह ये निकालता है। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने ब्रांड के साथ, प्यूमा ब्रांड के साथ अनुष्का शर्मा का फोटो डाला। जिसके बाद कुछ ही टाइम बाद अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली, जिसमें वो बहुत ही गुस्सा होकर दिखा रही है और प्यूमा को वो डांट लगा रही है। ये बोल रही है कि आप मेरे बिना परमिशन के मेरी रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं आपकी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। और गुस्से वाली इमोजी भी लगा दी। क्लियर है। और मतलब जनता इस पे पूरी रेस्पॉन्स कर रही है, सब लोग सोच रहे कि कंट्रोवर्सी होगी, न्यूज में आएगी, और डेफिनेटली न्यूज बन भी गई। न्यूज में भी आ रहा है कि अनुष्का शर्मा का फोटो इस्तेमाल किया गया बिना उनकी परमिशन के। प्यूमा एक ब्रांड है, उसने इस्तेमाल किया। कुछ ही देर बाद क्या होती है, प्यूमा ने फिर एक पोस्ट डाली, जहां पर अनुष्का, प्यूमा एक्स अनुष्का, एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डाल दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो मतलब एक प्रमोशन, एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्ट्रेटजी लगाई, ताकि पब्लिक का जो ध्यान है वो हमारी तरफ खींचा चला जाए। हालांकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उसके अगले ही दिन पूरे शहर के अंदर इन्होंने प्रमोशन करने के लिए प्यूमा ब्रांड के साथ ही इस
जो इसको शुभांकर बोलते हैं, इसके साथ इन्होंने प्यूमा ब्रांड का प्रमोशन किया। तो ये एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट की ताकि ब्रांड का जबरदस्त प्रमोशन कर सके। इससे पहले बहुत सारे एक्टर प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जैसे कि विराट कोहली भी एक टाइम पर प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे, केएल राहुल भी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे, साथ ही करीना कपूर भी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर थी। अब फाइनली अनुष्का शर्मा प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया, तो आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट करी थी। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में सूर्य किरण का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। दोस्तों सूर्य किरण जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और नेपाल की सेना के बीच में इसका आयोजन कराया जाता है। हाल ही में भारत की सेना और नेपाल की सेना के बीच सूर्य किरण के 16वें एडिशन का आयोजन कराया जा रहा है। यह हमारा 29 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। कहां पर इसका आयोजन कराया जा रहा है? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झांडी नेपाल में इसका आयोजन कराया जा रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार आपको बता चुका हूं, जब किसी दो देशों की सेनाओं के बीच में किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कराया जाता है, उसका मतलब होता है कि वो दोनों देशों की सेना जो है अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। और दोस्तों सूर्य किरण जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों आयोजित कराया जा रहा है, नीचे मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद और आपदा राहत अभियानों में दोनों सेनाओं द्वारा प्राप्त अनुभव को साझा करना है। यानी कि दोनों देशों की सेना अपना जो एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ शेयर करती है, एक तरीके से रिहर्सल करती है, प्रैक्टिस करती है, एक्सरसाइज करती हैं। क्लियर है, समझ गए? नेक्स्ट है वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट पहली बार आयोजित होगा भारत में। सबसे पहले समझते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस है क्या। दोस्तों ये एक टेबल टेनिस की टूर्नामेंट या फिर चैंपियनशिप है जिसका आयोजन 2 साल में एक बार कराया जाता है। दुनिया भर के डिफरेंट देश से टेबल टेनिस के जो दिग्गज प्लेयर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस टेबल टेनिस टूर्नामेंट का जो आयोजन कराते हैं वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन मतलब ITTF कराते हैं, जिसकी शुरुआत 1926 से हुई थी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये पहला मौका है जब भारत वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट का आयोजन कराएगा। इस इवेंट का आयोजन कब से कब तक और कहां पर होगा ये नीचे देख लीजिए। भारत में इसका आयोजन गोवा में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच आयोजित कराया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट का आयोजन भारत के गोवा में पणजी के अंदर 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक आयोजन कराया जाएगा। पणजी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा याद रखिएगा। 2 साल में एक बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है। शॉर्ट में इसको WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा साल 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई भारत का स्पोर्ट पर्सन है और दुनिया भर के अंदर वो सबसे चर्चित पर्सन ऑफ द ईयर एक तरीके से बन चुका है। दुनिया भर के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिग्गज स्पोर्ट पर्सन है, लेकिन ये खिताब 2022 में नीरज चोपड़ा को मिला है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर है। जेवलिन थ्रो में ही तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो दोस्तों आपको उसेन बोल्ट के बारे में पता होगा जो कि ट्रैक एंड फील्ड के एक एथलीट है, बहुत तगड़े रेसर ये रह चुके हैं। देखिए नीरज चोपड़ा पर इस बार वर्ष में कुल 812 आर्टिकल लिखे गए। सबसे चर्चित का मतलब है जिनका सबसे ज्यादा जिक्र होता हो। दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा आर्टिकल जो लिखे गए वो नीरज चोपड़ा के ऊपर ही लिखे गए। नीरज चोपड़ा पर इस बार कुल 812 आर्टिकल लिखे गए, लेकिन जो उसेन बोल्ट है जमाइका के हैं, जमैका के पूर्व धावक उसेन बोल्ट पर सिर्फ 574 मीडिया आर्टिकल लिखे गए। यानी कि सबसे ज्यादा जो चर्चित रहते थे ट्रैक एंड फील्ड के वो उसेन बोल्ट रहते थे, लेकिन फाइनली हमारे नीरज चोपड़ा ने इनको भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आर्टिकल लिखने के मामले में 812 इनके ऊपर सबसे ज्यादा लिखे गए, इसलिए सबसे चर्चित 2022 के नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, दुनिया भर के अंदर सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। दुनिया भर के डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट मीडिया आर्टिकल में इनका नाम आता है, इनके ऊपर लिखा जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने हाल ही में मीडिया विश्लेषण कंपनी जिसका नाम है यूनिसेप्टा द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों की पेशकश की है। उसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने जारी किया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने
हाल ही में 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे स्टार जैवलिन थ्रोवर है, गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध है। आईएनएस वगीर को इंडियन नेवी में किया गया शामिल। हाल ही में फ्रेंड्स आईएनएस वगीर, जो कि भारतीय नेवी की एक सबमरीन है। एग्जाम में कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनएस वगीर क्या है। कुछ लोग वेसल लगा के आ जाते हैं, कुछ लोग शिप लगा के आ जाते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर लगा के आ जाते हैं। तो आईएनएस वगीर जो है ये एक सबमरीन है और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। प्रोजेक्ट 75 है क्या? इसके तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन तैयार करना था। स्कॉर्पियन सबमरीन वो होती है जो कि लगभग 300 मीटर तक गहराई तक जा सकती है और एक स्कॉर्पियन सबमरीन का जो वेट होता है लगभग 1500 टन से भी ज्यादा होता है। और ये एक अटैकिंग सबमरीन होती है, डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग सबमरीन होती है। तो भाई आईएनएस वगीर जो है हाल ही में इसको इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया। क्वेश्चन बन सकता है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक स्कॉर्पियन सबमरीन है। स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में बता चुका हूं। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, एक स्वदेशी सबमरीन है। क्लियर है, याद रहेगा। तो आईएनएस वगीर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है, जस्टिस हेमंत गुप्ता बने नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष। सबसे पहले समझते हैं न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है क्या, जिसको शॉर्ट में एनडीआईएसी भी बोला जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा, फिलहाल के टाइम पर इंडिया एक जबरदस्त डेवलपिंग कंट्री बना हुआ है। इनोवेशन के मामले भी काफी रफ्तार से इंडिया आगे चल रहा है। साथ ही बिजनेस और फर्म के मामले, चाहे स्टार्टअप का मामला हो, काफी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसमें भारत के अंदर नए नए बिजनेस बड़े हो रहे हैं। आपको पता ही होगा, दुनिया भर के अंदर तीसरे जो सबसे अमीर इंसान है वो भारत से ही है, गौतम अडानी। साथ ही बहुत सारे युवा भी स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी भी बड़ी होती जा रही है भारत के अंदर। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में भारत काफी स्पीड से बढ़ रहा है, काफी तेजी आई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में। तो फ्रेंड्स, जब ये इतनी सारी फर्म जन्म ले रही है भारत के अंदर, बिजनेस इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो फर्म है इनके बीच में डिस्प्यूट भी होता होगा, यानी झगड़े भी होते हैं, यानी कि कोई केस भी उलझता है, या फिर गवर्नमेंट या फिर जो फर्म है उसके बीच में भी कोई डिस्प्यूट होता होगा, या फिर पब्लिक या फिर फर्म के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है। जो फर्म है, जो कंपनी है या फिर जो बिजनेस है, उसके और गवर्नमेंट के बीच में टैक्स को लेकर डिस्प्यूट होता होगा। तो ये जितने भी डिस्प्यूट हैं, इन सभी को निपटाने के लिए 2019 में लोकसभा राज्यसभा से एक बिल पास हुआ था, जिस बिल के थ्रू भारत के अंदर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना करनी थी। उसके बाद भारत के अंदर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना करी गई, जिसके तहत जो फर्म या फिर गवर्नमेंट फर्म के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, इनको सुलझाने के लिए, इनका सोल्यूशन निकालने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। अब ये जो एक एसोसिएशन इसको हम कह सकते हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं, इसका काम होता है उन सभी डिस्प्यूट को निपटाना। अब देखिए, जो डिस्प्यूट होते हैं वो जुडिशियल के अंदर भी, कोर्ट के अंदर भी निपटाए जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग है और केस निपटाने का काम कोर्ट का है। इसीलिए ये जो केस अलग हो जाती है, ये डिस्प्यूट अलग है नॉर्मल केसेस से, उनको निपटाने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना करनी। तो फाइनली इस न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, इसके नए अध्यक्ष जस्टिस हेमंत गुप्ता बन चुके हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता आपको पता ही होगा, कई बार पुराने एपिसोड में बता चुका, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज है हेमंत गुप्ता, जिनकी उम्र शायद आज 65 इयर्स है। क्लियर है। तो ये एनडीआईएसी के नए अध्यक्ष या फिर चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब न्यू दिल्ली इंटरनेशनल इसलिए इसमें जुड़ा हुआ है, कोई फर्म इंटरनेशनल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई फर्म है, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, तो ताकि जो इंटरनेशनल फर्म है उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनके भी डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके, इसलिए ये एक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया था। क्लियर है, इतना समझ गए? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया होता क्या है और पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर खिताब होता क्या है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है कि क्यों इस बार सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर दिया है पेटा इंडिया 2022 की तरफ से, आप खुद समझ जाओगे। नीचे देखिए, फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों, खाल मतलब त्वचा यानी कि स्किन के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की जरूरत एवं देखभाल के लिए
लोगों में जागरूकता लाने के लिए पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया इस बार सोनाक्षी सिन्हा को। कुछ समझे, यानी कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें जो जानवर होते हैं हमारी, उनकी स्किन्स का इस्तेमाल किया जाता है। शूज बनाने के लिए उनकी स्किन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेल्ट, कपड़े बनाने के लिए उनकी स्किन्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो जानवर है, कुत्ते हो या फिर बिल्ली हो, उनकी देखभाल करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई गई कि जानवर जो है उनका हमारे अलावा और कौन है, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, उनका संरक्षण करना चाहिए। ये अवेयरनेस सोनाक्षी सिन्हा ने लोगों के अंदर फैलाई, सोसाइटी के अंदर फैलाई, और ऐसा करने के लिए इनको पेटा इंडिया ने 2022 पर्सन ऑफ द ईयर दिया। समझ गए, पेटा इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों के लिए काम करती है, और जो इंसान, जो पर्सनैलिटी जानवरों की देखभाल के लिए आगे आता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाता है, जानवरों की देखभाल के लिए कुछ अलग करता है, उनको हर साल पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजता है या फिर उनको सम्मानित करता है। यह अवार्ड पहले भी काफी सारे बॉलीवुड एक्टर को दिया जा चुका है, जैसे कि जॉनी इब्राहिम को भी दिया जा चुका है, वो भी जानवरों की देखभाल में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्लियर है, समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए तमिलनाडु सरकार ने। देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, काफी सारे लोग उन तक पहुंचने के लिए, उन लाइब्रेरी की सेवा लेने के लिए असमर्थ होते हैं या फिर उनसे काफी दूरी पर होती है, वो उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते, लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाते। उन सभी लोगों के लिए, यानी कि जो असमर्थ है ऐसा करने में, तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी लॉन्च किया है या फिर ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन तक ये बुक पहुंचाई जाएंगी या फिर एक पोर्टेबल लाइब्रेरी उन तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। समझ गए, जो लोग लाइब्रेरी तक पहुंचने में असमर्थ है, लाइब्रेरी की सेवा का लाभ उठाने में असमर्थ है, उनके लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी लॉन्च की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और दोस्तों, तमिलनाडु स्टेट की बात हो रही है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैंने यहां पर लिख दिया है, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जिनको शॉर्ट में एमके स्टालिन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, जैसे कि जीडी एग्जाम हो, एमटीएस एग्जाम। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? आरएन रवि है, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आज के लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड है। 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हाल ही में 22 दिसंबर गया, तो इसी दिन पूरे भारत के अंदर नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया गया। यह दिवस हर साल 22 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, कब से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई, किसने इस दिवस को मनाने की घोषणा करी, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने नीचे एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख दी है। भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी। देखिए श्रीनिवास रामानुजन, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनके बारे में ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, वीडियोस देखी होगी या फिर इनके ऊपर आपने मूवी देखी होगी। श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे भारत के, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था, जो कि एक जिला पड़ता है, एक नगर पड़ता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी कि अपने आप में यार गुरु थे, और कभी भी इनको मैथमेटिक्स की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली। शुरुआत से ही, बचपन से ही मैथमेटिक्स में इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। ये अपने आप में बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। उसके बाद इनको बाहर के लिए इनवाइट किया गया, यानी कि मैथमेटिक्स की जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, अनसोल्वेबल, यानी कि जो सोल्व नहीं हो सकती थी, वो भी इन्होंने सोल्व करी थी। उसके बाद ये ट्रिनिटी गए, बाहर भी ये पढ़े थे, और इनकी लाइफ काफी शॉर्ट रही। 32 ईयर्स के बाद इनका निधन हो गया था। कारण मैं आपको बताऊंगा, मृत्यु की जगह और तारीख 26 अप्रैल 1920 को इनका निधन हो गया था। कुंभकोणम, जो कि एक जगह पड़ती है तमिलनाडु, वहीं पर इनका निधन हुआ था। जब ये भारत से बाहर गए थे तो इनकी डाइट में डिसबैलेंस आ गया था, जिसके बाद विटामिन की कमी की वजह से काफी सारी बीमारियों ने इनके शरीर में घर कर लिया था, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ने भी घर कर लिया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि काफी शॉर्ट लाइफ रही। यार इतने बड़े विद्वान और इतने कम जिए, अगर थोड़ा और इनको टाइम मिल जाता तो पता नहीं क्या क्या कर सकते थे भारत के लिए। उस टाइम पर तो भारत के ऊपर ब्रिटिश की ही हुकूमत चलती थी, आपको पता ही होगा। तो याद रखिएगा यार, इनके जन्म दिवस के
उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था उस दिन और ये भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। इनके ऊपर एक साउथ इंडियन फिल्म भी बनी हुई है, जरूर देखिएगा, जबरदस्त है। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मूवीज के सोर्स आते रहते हैं, मैंने वो देखी थी यार, काफी इंप्रेसिव लगी। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नोट्स वगैरह बनाए होंगे। बहुत मेहनत से एक एक चूज करके लाता हूं करंट अफेयर, जो पूरे हफ्ते निकलते हैं ना, वो लेकर आता हूं। कराने को तो मैं भी डेली आपको 20-20, 30-30 करंट अफेयर करा दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा बोलता हूं, सिलेक्टेड पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है वो पढ़ो। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें, आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। सिलेक्टेड आपको पढ़ना पड़ेगा और आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं दी करंट अफेयर शो के ऊपर। करंट अफेयर शो से बाहर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइएगा। सभी इंपोर्टेंट अपडेट, इंपोर्टेंट पीडीएफ, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर स्टडी मटेरियल यहीं पर आपको प्रोवाइड होता है। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट वहीं पर आपके लिए आती रहती है। बाकी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, मुझे आपको पता है, आपको पता है अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद है लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।